हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, दुनिया कर रही है स्वीकार। बताएंगे विदेश मंत्रालय का अब तक का सबसे बड़ा बयान। जी हां, जम्मू कश्मीर को लेकर और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर फिर खुली एक बार पाकिस्तान की पोल, सीमा पार से नहीं कम हुआ आतंकवाद, दुष्प्रचार कर रहा पड़ोसी। जी हां, MEA रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहां पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध दूर करने के लिए चीन से होगी फिर से बातचीत। 14वीं कोर के नए चीफ का प्लान क्या है, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। और अमेरिका जैसी होंगी भारत के इस राज्य की सड़कें, बताएंगे दोस्तों गडकरी जी ने किस राज्य को लेकर बड़ी जानकारी दी है, तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं। आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, दुनिया कर रही इसको स्वीकार। बताते विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है तथा इस्लामाबाद ने 26 नवंबर यानी 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के मामले में अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। मंत्रालय ने 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक एवं आर्थिक विफलताओं से ध्यान बांटने के लिए पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण एवं मनगढ़ंत दुष्प्रचार को जारी रखे हुए है। इसमें कहा गया है कि भारत की मंशा पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी वाले संबंध रखने की है तथा नई दिल्ली का ये सतत रुख रहा है कि यदि कोई मुद्दा है तो उसका समाधान आतंकवाद एवं हिंसा से मुक्त माहौल में शांतिपूर्ण एवं द्विपक्षीय आधार पर निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उन समस्त मामलों पर पाकिस्तान की सभी कार्रवाई और बयानों को पूरी तरह से खारिज किया है जिनका संबंध भारत के अंदरूनी मामलों से है। उसने ये भी कहा है कि विभिन्न देशों के बीच इस बात को लेकर व्यापक समझ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा इससे संबंधित मामले देश के अंदरूनी मामले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, बता दें कि MEA रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि सीमा पार से कम नहीं हुआ है आतंकवाद, दुष्प्रचार कर रहा है पड़ोसी लगातार। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ने पड़ोसी देश की हरकतों की पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया है। विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार करने में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर पाकिस्तान के सभी कार्यों और बयानों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सभी देशों के बीच एक बड़ी समझ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े मामले देश के आंतरिक मामले हैं। बहरहाल दोस्तों अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, दोनों बातें हमने आपको बता दी रिपोर्ट की। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये विदेशी भी मानते हैं, दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। और दूसरा दोस्तों कि सीमा पार से उसने आतंकवाद भारत के खिलाफ कम नहीं किया है। अब इन दोनों पर आपकी जो भी निजी राय होने वाली है लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध दूर करने के लिए चीन से होगी बातचीत। 14वीं कोर के नए चीफ का प्लान क्या है आपको बता दें। ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से बातचीत का जिम्मा अब लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली संभालेंगे। सोमवार को उन्होंने भारतीय सेना की 14वीं कोर की कमान संभाली है। इस कोर को फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहते हैं। ईस्टर्न लद्दाख का LAC के इलाके का जिम्मा सेना की इसी कोर के पास है। इस कोर का हेडक्वार्टर लेह में है। लेफ्टिनेंट जनरल बाली इससे पहले सेना हेडक्वार्टर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जुड़े मामले देखते हैं। वो जम्मू कश्मीर में सेना की विक्टर फोर्स के GOC भी रहे हैं। अब वो ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर गतिरोध खत्म करने के लिए चीन की सेना के साथ कोर कमांडर स्तर की मीटिंग की अगुवाई करेंगे। ईस्टर्न लद्दाख में करीब 3 साल पहले जब तनाव शुरू हुआ था, उस वक्त 4 मुख्य जगह थी जहां पर दोनों देशों के सैनिक एकदम आमने सामने थे। गलवान में खूनी झड़प भी हुई, जिसके बाद कोर कमांडर स्तर की कई राउंड की मीटिंगें हुई थी और फिर उन सभी 4 जगहों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हो गए, यानी वो अब यहाँ पर आमने सामने नहीं है। सबसे पहले पैंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान में PP-14 में
में डिसएंगेजमेंट हुआ, यानी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने से हटकर पीछे गए। फिर गोगरा में PP-17 से सैनिक हटे और इसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सैनिक हटे। जी हाँ, जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर अभी नो पेट्रोलिंग जोन बन गया है, यानी जब तक दोनों देश मिलकर कुछ रास्ता नहीं निकाल लेते तब तक इन चारों जगहों पर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक का एरिया नो पेट्रोलिंग जोन है, यानी यहाँ कोई पेट्रोलिंग गश्ती नहीं करेगा। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहाँ पाकिस्तान के शासकों में शर्म नहीं बची, भारत से सीखो। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि तोशाखाना लूट पर पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने धो डाला शहबाज शरीफ को। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान में लंबे दबाव के बाद आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने विदेशों से मिले गिफ्ट के रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया। ये गिफ्ट नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान समेत देश के कई प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को मिले थे। इन गिफ्ट को सरकारी तोशाखाना में जमा कराया था, लेकिन इन नेताओं ने या तो बिना कोई पैसा दिए या फिर बहुत कम पैसा देकर उसे अपने घर रख लिया। इस लिस्ट में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी भी शामिल है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और खुद पाकिस्तानी विशेषज्ञ अपने देश के नेताओं को भारत से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। करीब 466 पन्ने की सूची में कई नेताओं की पोल खुलकर रह गई है। इस लिस्ट में साफ है कि लूट में पाकिस्तान का हर शीर्ष नेता शामिल था। इस पूरे मामले में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पाकिस्तानी मूल के विशेषज्ञ नजम अली पाकिस्तान के नेताओं को भारत से सीखने की सलाह दे रहे हैं। नजम अली ने कहा कि भारत में तोशाखाना के नियम केवल 5,000 रुपए के गिफ्ट को घर ले जाने की अनुमति देते हैं। इससे ऊपर के किसी भी गिफ्ट को अगर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य नेता तोशाखाना से अपने घर ले जाना होता है तो उसे उस तोहफे की पूरी कीमत चुकानी होती है। यही नहीं, भारत में विदेशी सरकारों, विदेशी नागरिकों और राजनयिक मिशनों से किसी भी तरह का तोहफा स्वीकार करना बैन है। पाकिस्तानी शासकों में कोई शर्म नहीं बची है, ऐसी बातें कही गई है दोस्तों। क्लियर कहा गया है कि कुछ तो शर्म करो, भारत से सीखो। आज भारत यूं ही नहीं सबसे आगे निकल चुका है और आज कोई कंपेयर भी नहीं है हमारे और भारत के बीच। शर्म करो पाकिस्तान, ऐसी बातें कही गई है दोस्तों इनके द्वारा। बहरहाल क्या लगता है आपको, क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान को शर्म आएगी दोस्तों, या बिल्कुल नहीं? बात करते हैं एक और खबर की, जहां अगले हफ्ते ही पुतिन से मिलने रशिया जा सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, बता दे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन लगातार पुतिन के समर्थन में दिखाई दिया है। हालांकि उसके राष्ट्रपति का यह दौरा अपने आप में काफी मायने रखता है। दरअसल जहां यूक्रेन का साथ देने के लिए कई पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कीव जा चुके हैं, तो वही रशिया के राष्ट्रपति को अब तक किसी प्रमुख देश का साथ नहीं मिला है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में लगातार बढ़ते तनाव के बीच रशिया और चीन के संबंध मजबूत होते गए। इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। जर्मनी में हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वांग ई से मिले तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि चीन रशिया को हथियार ना दे। हालांकि रशिया को हथियार देने की बात का चीन लगातार खंडन करता रहा, लेकिन हाल में इस बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का शक गहरा गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रशिया ने दौरे को लेकर कह दी ये बात। बता दें भारत में होने वाली G20 समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहुंचने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्रेमलिन ने सोमवार को इसके संकेत दिए हैं। आगामी 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रहे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रशिया की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले बाली में हुए इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति ने दूरी बना ली थी। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को बाली भेजा था। दरअसल G20 देशों की अध्यक्षता अब भारत कर रहा है। इससे पहले अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। जी हाँ, पुतिन की भारत यात्रा को लेकर क्रेमलिन ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार नहीं कर रहा है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत ने रूसी राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है, तो वहीं क्रेमलिन ने भी इसे स्वीकार किया है। बहरहाल दोस्तों, उधर चाइनीज राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रशिया जा रहे हैं, लेकिन इधर खुद से चलकर व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। अगर
अगर आप भी मानते हैं बड़े ही गर्व की बात है और हमें भरोसा है पीएम मोदी जी पर, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जहां ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत में शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। भारतीयों की गर्मजोशी को बताया बेमिसाल। बता दें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत के असाधारण प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अल्बनीज ने सितार पर द ट्री फिट्स और द गो बिट वेंस को सुनने के अनुभव को दिल छू लेने वाला बताया। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की 4 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद अपने वतन वापस लौट गए हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों की गर्मजोशी की खुलकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अल्बनीज ने कहा कि वो एक शानदार मेजबान हैं और हमारे बीच में गहरा संबंध कायम हुआ है। अल्बनीज ने ट्वीट किया कि 1991 में जब मैं यहाँ बैग पैकर था तब से भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन भारतीयों की गर्मजोशी पहले के जैसी ही मजबूत है। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें साझा कर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने क्रिकेट के जरिए दोस्ती के 75 साल साथ में सेलिब्रेट किए। बहरहाल दोस्तों आप भी अल्बनीज को इसके लिए मोस्ट वेलकम जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां पर अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ शुरू। जी हां, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने सोमवार से अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में पनडुब्बी से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की ओर से रविवार को किए गए इस मिसाइल परीक्षण से संकेत मिलता है कि वो 11 दिनों तक चलने वाले अमेरिकी दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यास के दौरान लगातार अपने हथियारों के परीक्षण संबंधी गतिविधियों को जारी रखेगा। पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को अपने प्रतिद्वंद्वियों की युद्ध संबंधी तैयारियों और रणनीतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने सोमवार को क्रूज मिसाइलों को रणनीतिक हथियार करार देते हुए कहा कि इनके परीक्षण ने देश की परमाणु युद्ध का सामना करने की क्षमता को सत्यापित किया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पनडुब्बी निर्माण में ताइवान की खुलकर मदद कर रहा ब्रिटेन। गुस्साए चीन ने अब शांति की दुहाई देकर धमकाया है। जी हां, ताइवान के पनडुब्बी निर्माण में ब्रिटेन दिल खोलकर मदद कर रहा है। पिछले 1 साल से ब्रिटिश कंपनियां ताइवान को पनडुब्बी के पुर्जे और प्रौद्योगिकी का तेज निर्यात कर रही है। इसका प्रमुख लक्ष्य चीन के आक्रमण से पहले ताइवान की सैन्य ताकत में इजाफा करना है। ताइवान पिछले कई सालों से पनडुब्बी के घरेलू निर्माण में जुटा है। अमेरिका, भारत, जापान समेत कई देश इस काम में ताइवान की गुपचुप मदद कर रहे हैं। ताइवान जानता है कि चीन का प्रमुख हमला समुद्री मार्ग से ही होगा। ऐसे में अगर ताइवान की समुद्री ताकत बढ़ गई तो वो चीन को कड़ी चुनौती दे सकता है। वर्तमान में ताइवान के पास एंटी शिप मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो चीनी नौसेना में तबाही मचा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में धर्मांतरण, अपहरण और नाबालिगों की शादी पर फूटा हिंदुओं का गुस्सा। दुनिया को बताएंगे ये असलियत। जी हां, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू जबरन धर्मांतरण, अपहरण और नाबालिगों के विवाह की बढ़ती घटनाओं से तंग आ गए हैं। हिंदुओं की ओर से इसके विरोध में इस महीने के अंत में बड़ी रैली निकालने की तैयारी है। ये लोग कराची में सिंध विधानसभा भवन के बाहर एकत्र होंगे। सिंध प्रांत में कई हिंदू समुदाय के नेताओं की ओर से 30 मार्च को ये रैली आयोजित की जाएगी। देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठन पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद यानी पीडीआई के बैनर तले इसका आयोजन होगा। संगठन की ओर से इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्टर भी जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये रैली सिंध प्रांत में अपहरण, जबरन धर्मांतरण, नाबालिग लड़कियों की शादी और हिंदू समुदाय की भूमि पर जबरन कब्जा करने के विरोध में आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां जिन हथियारों से गलवान में किया था खूनी संघर्ष, अब वैसे ही हथियार फिर क्यों खरीद रहा है चाइना। सबसे बड़ी खबर बता दें, चीन एक तरफ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए खास तरह के हथियार खरीद रहा है। चीन जिन हथियारों को खरीद रहा है वो उसी तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल चीन ने 2020 गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में किया था। इंडिया टुडे के जानकारी के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने
ने कोल्ड वेपन श्रेणी के इन कंबाइंड मैसेज हथियार खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल 2020 गलवान घाटी में हुई झड़प में हुआ था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस खूनी झड़प के बाद चीन और भारत के बीच सैन्य गतिरोध बढ़ गया था और मामले को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ताएं भी हुई थी। कंबाइंड मैसेज दरअसल उस तरह के गैर परंपरागत हथियार है जिनके ऊपरी सिरे पर नुकीले औजार लगाकर हमला किया जाता है। चीन के विदेश मंत्री किन गांग ने इस महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत में कहा था कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए सीमा विवाद को सही तरह से सुलझाना चाहिए और सीमा पर स्थिति सामान्य करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो वहीं सार्वजनिक मंच पर भारत के साथ संबंध सुधारने की दुहाई देने वाले चीन ने इस साल जनवरी में अपनी सेना के लिए इस नुकीले औजारों की खरीद के लिए टेंडर निकाला था, जिसको दोस्तों 1 महीने के अंदर ही खरीद लिया गया। इन हथियारों को चीनी सेना ने 2 तरह के नुकीले हथियार खरीदे जिनमें नुकीली कीलें लगी हुई हैं और इनमें से एक को मैसेज और दूसरे को कंबाइंड मैसेज कहा जाता है। बहरहाल शांति की दुहाई देने वाला, शांति की बात करने वाला चीन अंदर ही अंदर दोस्तों खूंखार दरिंदा बन बैठा है इस तरह के मंसूबों को लेकर के। इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है इस पर हमारी भारत की प्रिय जनता। और दोस्तों चाइना पर क्या थोड़ा भी भरोसा करना चाहिए भारत को, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे, जहां अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए वहां नहीं जाएंगे। जी हां, नजम सेठी का बड़ा बयान। बता दे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष नजम सेठी ने इस साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप और भारत में होने वाले 1 दिवसीय विश्व कप को लेकर जल्दी स्थिति स्पष्ट करने की बात करते हुए कहा कि वो सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सेठी ने कहा कि वो एशियाई क्रिकेट परिषद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगली बैठक में इन मुद्दों को उठाएंगे। नजम सेठी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे सामने जटिल मुद्दे हैं, लेकिन जब मैं एसीसी और आईसीसी की बैठकों में जाऊंगा तो मुझे सभी विकल्प खुले रहने होंगे। हमें हालांकि अब स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने के भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। बहरहाल दोस्तों अगर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस तरह की बात करेगा कि भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए वहां नहीं जाएंगे, तो दोस्तों इनको एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि भारत भी तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बिल्कुल तड़प नहीं रहा है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों पीसीबी के इस अध्यक्ष को, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान से ही जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया कंगाल पाकिस्तान, मांगी मदद, बोला आईएमएफ की शर्तें पूरी कर दी है, अब तो लोन दिलवा दो अमेरिका। जी हाँ, भयंकर आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान को अब अमेरिका की याद आई है। पाकिस्तान के ARY न्यूज चैनल की माने तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हो रही देरी सरकार को परेशान कर रही है। ऐसे में उसने तय किया है कि वो रुके हुए लोन प्रोग्राम को हासिल करने में अमेरिका से मदद मांगेगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से चैनल से बताया गया है कि सरकार ने अमेरिका से मदद मांगने का मन बनाया है क्योंकि उसका मानना है कि संगठन की ज्यादातर मांगों को पूरा कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में देरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चैनल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री इशाक डार इस हफ्ते अमेरिकी राजदूत से मुलाकात कर सकते हैं। जो खबरें आ रही है कि उसके मुताबिक इस हफ्ते आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को लेकर वार्ताएं होनी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें जहां बड़ी खबर, तीसरे कार्यकाल में नया प्लान लेकर आए शी जिनपिंग, कहा अपनी चीनी सेनाओं को बनाएंगे ग्रेट वॉल ऑफ स्टील। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएलए को ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाने की आवश्यकता है ताकि देश की संप्रभुता की रक्षा हो सके। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में अपने अभूतपूर्व तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत करते हुए शी जिनपिंग ने यह बात कही है। उन्होंने अपनी अगुवाई वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने हमेशा आत्म सुधार करते हुए रहने, भ्रष्टाचार से दृढ़ता से लड़ने का साहस रखने के महत्व पर भी जोर दिया है। साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर आपको, जहां ठाकरे गुट को एक और तगड़ा झटका, उद्धव के करीबी सुभाष देसाई का बेटा शिवसेना में शामिल। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोमवार को एक बड़ा झटका और राजनीतिक झटका कह लें वो लगा है। पूर्व उद्योग मंत्री व ठाकरे गुट के नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की आज सदस्यता ग्रहण की है। शिवसेना में शामिल होने के बाद भूषण ने कहा कि बाला साहेब मेरे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि सीएम
शिंदे हिंदुत्व के विचारों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शिंदे से प्रेरित हूं। जी हां, भूषण देसाई के पार्टी में शामिल होने पर शिंदे ने कहा कि इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ हमारा सेशन चालू है और भूषण अब हमारे साथ हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर बता दें, जहां अब अरविंद केजरीवाल की बारी। इस्तीफे पर अड़े भाजपा के नेता राजघाट पर किया जमकर प्रदर्शन। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार को राजघाट पर धरना दिया और मौन व्रत रखा। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की। दिल्ली में आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग भी? क्या केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी क्या राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे, जहां अमेरिका जैसी होंगी उत्तर प्रदेश की सड़कें। सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग और महोबा में 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी की सड़कें हम अमेरिका जैसी होंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसी तरह यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी विश्व स्तरीय होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2024 के समाप्त होते होते हम उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए से सड़क का काम करेंगे और यूपी की सड़कें अमेरिका की जैसी होंगी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों आपकी इस पर जो भी निजी राय हो, अगर आप भी मानते कि नितिन गडकरी जैसा नेता खोजने से भी नहीं मिलते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।